मॉडर्न बहू के उच्च विचार। सक्सेना परिवार एक साधारण ढंग से जीने वाला परिवार था। उस परिवार में कमलावती और प्रदीप अपने 3 बेटों आनंद, राजन और राज के साथ रहा करते थे। आनंद की शादी सीमा से हो चुकी थी। राजन की शादी नीलम से होने जा रही थी। वहीं राज अभी कंवारा था। सीमा, कल तुम्हारे देवर की शादी है। अब तुम्हारी देवरानी आने वाली है। अब तो तुम्हारी सुनने वाली भी कोई आ जाएगी। अब तो तुम भी खुश हो जाओगी जेठानी बनके। हाँ, पर तो आप इतनी खुश क्यों हैं? मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि तू उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करेगी, पर वो तेरी बात सुनेगी नहीं और फिर तुम दोनों में झगड़ा होगा। मैं तो बस इसी एंटरटेनमेंट के लिए खुश हो रही हूँ। अब हर दिन इस घर में फैमिली शो चलेगा। क्या माँ जी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों बहुत समझदार हैं। बिना बात क्यों झगड़ा करेंगे? वैसे भी मेरी देवरानी बहुत पढ़ी लिखी है, वो फालतू में क्यों ही लड़ेगी। अगला दिन आता है और राजन की शादी हो जाती है। नीलम एक बहुत मॉडर्न लड़की थी। उसका तौर तरीका उन लोगों से काफ़ी अलग था। कमलावती का मानना था कि एक औरत को अपने जेठ के सामने नहीं आना चाहिए, ना उनसे बात करनी चाहिए और छूना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर नीलम अपने जेठ से बात करती रहती। अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी ही मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। क्या हुआ भाई साहब? अब परेशान क्यों है? कोई बात है क्या? अब क्या बताऊं, मैंने मार्केट में एक दोस्त के कहने पर कुछ पैसे लगा दिए थे और अब वो पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ सोचा था कि फ़ायदा हुआ तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब तो नुकसान ही हो रहा है। भाई साहब, आप परेशान मत हो, देखना सब अच्छा ही होगा। नीलम, इस वक्त तो मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। मैंने वो पैसे माँ के लिए रखे थे ताकि उनको सोने के कंगन बनवा के दूंगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई साहब, आप ऐसे रोइए मत, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और आनंद को परेशान होते देख नीलम उनको गले लगाकर उनकी पीठ भी थपथपा देती है और उन्हें इस प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत देती है। आनंद को भी अच्छा लगता है। उसके बाद आनंद वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ सीमा आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो नीलम? होश में तो हो, कुछ तो शर्म किया करो तुम, या अपनी सब शर्म मायके छोड़ आई हो। क्या कर दिया मैंने? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आप ऐसे कह रही हो? क्या कर दिया? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? हमारे यहाँ औरतें जेठ से बात भी नहीं करती। हमने तुझे बात करने दी तो तूने गले लगा रही है। वही तो माँ जी, देख रही हो ना आप, हमारी आज़ादी का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सर पे ही चढ़ गई है। अरे जेठ जी क्या कोई भूत है जिनसे मैं बात नहीं कर सकती? वो तो मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनसे बात करने में कौन सी शर्म? मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे पति को गले वले मत लगाया कर, समझी? अपना ज्ञान अपने तक रख। हमारे यहाँ जो रिवाज है वही चलेगा। वो आप लोग भी ना 1920 वाली सोच के साथ जी रहे हो। आज दुनिया कितनी आगे पहुँच गई और आप लोग अभी भी ये सब मानते हो। खुद गलती करी है और हमें गलत बोल रही है। हमें इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं चाहिए लड़की जो आकर हमें पढ़ाने लग जाए। आप लोगों को कुछ भी समझाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देख रही हो माँ जी, कैसे कैंची जैसी जुबान है इसकी। नीलम अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नीलम जॉब भी करती थी और आए दिन इस बात पर भी उसे सुनने को मिलता रहता। अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है और तूने अभी से बहू को नौकरी पे जाने दिया। ऐसे में रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि बहू की कमाई खा रहे हैं। और नहीं तो क्या देवर जी, अब देवरानी को बोलो ऑफिस छोड़कर घर संभाले। घर में भी बहुत काम होते हैं। अब उनकी शादी हो गई है, अब तो जो है सब ससुराल ही है, तो क्या करेंगी वो नौकरी करके? हाँ बेटा, वैसे भी तू तो अच्छी नौकरी करता है, तो बहू को क्या ज़रूरत है जॉब करने की? माँ, वो जॉब अपने लिए कर रही है। उसका जब मन होगा तो वो खुद जॉब छोड़ देगी। वो खुद बहुत समझदार है, तो ये सब मैं क्यों समझाऊं? जॉब करना ना करना ये उसका फैसला होगा। ऐसा कहकर राजन वहाँ से चला जाता है। देखा माँ जी, देवर जी तो बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए। नीलम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अब क्या होगा? अरे होना क्या है, मैं आज सीधे सीधे बहू को ही मना कर दूंगी नौकरी पे जाने को। बहुत हो गया काम, अब अपना घर और अपने पति को देखे। लेकिन उस दिन नीलम जल्दी में थी, इसलिए कमलावती कुछ बोल नहीं पाती। उसी रात नीलम को ऑफिस से आने में काफ़ी लेट हो गया था, तो उसे उसका बॉस छोड़ने आया।
माँ वो देखिए ज़रा, नीलम भाभी इतनी देर में आई है और वो भी किसी लड़के के साथ। क्या इज्जत रह जाएगी हमारे मोहल्ले में। भैया को बोल दो कि भाभी को समझा ले कि हमारे घर की औरतें रात में अजनबी मर्द के साथ नहीं घूमती। तेवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो गलत बात है। हमारे घर की इज्जत को डुबा के मानेगी नीलम। अरे इसे अंदर तो आने दो, मैं बताती हूँ। आज ही सारा मॉडर्न पना निकाल देती हूँ। बहुत हो गया इस लड़की का, आज तो इसको बता ही देती हूँ। नीलम जैसे ही घर में आती है तो कमलावती उसे सुनाने लगती है। हम तुझे जॉब करने दे रहे हैं, ये क्या काफी नहीं? क्या अब इतनी रात में लड़कों के साथ आकर हमारे घर की बदनामी करेगी? और कुछ बाकी है तो वो भी कर ले। कोई संस्कार दिए क्या तेरे माँ बाप ने, या फिर सब वहीं मार के छोड़ कर आई है? मॉडर्न के नाम पे ये आवारों की तरह मत घुमा कर। चिल मम्मी जी चिल, वो मेरे बॉस हैं और ये कौन सी बड़ी बात है। नीलम ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, जिससे कमलावती को और ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे चिल करने को बोल रही है, अभी बताती हूँ इसे। राजन से शिकायत करती हूँ तब इसकी समझ में आएगा। अब तक सोच रही थी बेटे से क्या बोलूँ, बेटे से क्या बोलूँ, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। सही कहा आपने माँ, अब तो भैया ही नीलम भाभी को सबक सिखाएंगे। लेकिन जब कमलावती राजन से नीलम की शिकायत करती है तो उसका जवाब सुनकर हैरान रह जाती है। पहली बात, नीलम एक समझदार लड़की है, वो जानती है वो क्या कर रही है। और दूसरी बात, मुझे पता था कि वो अपने बॉस के साथ आ रही है, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन ना लो, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। चलो माँ चलो, भैया कुछ नहीं सुनेंगे। हाय हाय, जैसे खुद है वैसा ही मेरे बच्चे को भी बना दिया। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसकी बीवी इतनी देर रात किसी और आदमी के साथ घर आई है। ये बोलकर कमलावती वहाँ से चली जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि राजन का बर्थडे आ जाता है। उस पार्टी में जो कोई भी आता, नीलम उसे मॉडर्न तरीके से ग्रीट करती। वो सभी को गले लगाकर हक कर रही थी। ये देखकर कमलावती का खून खौल उठता है। सीमा, नीलम को तो देख जरा, कैसे सबसे चिपक चिपक के मिल रही है। औरतों से मिलना तो चलो ठीक है, पर आदमियों से भी वैसे ही मिल रही है ये लड़की। ये तो मेरा नाक कटवा कर रहेगी। और एक मेरा बेटा है जिसको अपनी बीवी में कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या होगा अब इस घर का? हम लोग क्या कर सकते हैं माँ जी, वो हम में से किसी की सुनती है जो उससे कुछ कहा जाए। राज, जा और जाकर बहू को यहाँ बुला कर ला। राज नीलम को कमलावती के पास बुला कर लाता है। कमलावती फिर उसे सुनाना शुरू कर देती है। बहू, अगर तुझे सबसे मिलना ही है तो नमस्ते कर ले, हाथ जोड़ ले, पैर छू ले। पर ये सब क्या कर रही है? हमारी इज्जत है मोहल्ले में, अगर तू ऐसा करेगी तो चारों तरफ बस बदनामी होगी। अरे मम्मी जी, लगता है आप बड़े लोगों की पार्टी में कभी गई नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप लोगों को शायद किसी ने बुलाया नहीं होगा ना, इसलिए आपको पता नहीं है। वैसे वहाँ सब लोग ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, गेस्ट आ रहे हैं। देख रही हूँ माँ जी, कैसे मुंह पे बेइज्जती करके चली गई। कमलावती नीलम से परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति प्रदीप से भी इस बारे में कहती है, पर प्रदीप इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन, सीमा बहू, चाय तो दे दे। सीमा दीदी घर पर नहीं है, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। ठीक है बेटा। नीलम किचन में जाती है और प्रदीप के लिए ग्रीन टी बना कर ले आती है। अरे बहू, ये कैसी चाय है? इसका टेस्ट तो बड़ा अजीब है। इसमें ना तो दूध है ना ही कुछ स्वाद। दूध खत्म हो गया था तो मुझे बता देती, मैं ले आता। ये ग्रीन टी है पापा जी, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर ने बताया था ना कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है, इसलिए मैंने आपको ये दी है। और ये ना बिना दूध के ही पी जाती है। कमलावती सही कह रही थी, तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। मेरी सीमा बहू ठीक है, कम से कम खाने पीने की तो कोई रोक टोक नहीं करती। बताओ ये हरा हरा पानी कैसे पिया जाए? क्या हो गया पिताजी? अरे मैंने इससे चाय मांगी तो इसने ग्रीन टी लाकर पकड़ा दी मुझे। दिन में एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई। ये आपके भले के लिए पिताजी। हाँ हाँ, बड़ा भला पता है इसे अपने ससुर का। ले जा अपनी चाय, मैं बना दूंगी इनके लिए। तो खुद पिए और अपने पति को पिलाइए चाय के नाम पे हरा पानी। नीलम को उनका ये रवैया बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और खुद ही वो ग्रीन टी पी लेती है। राजन के अलावा घर के सभी लोग नीलम से चिढ़ने लगे थे और अब वो उसे बात बात पर ताने भी दिया करते थे। माँ जी,
मैं सोच रही थी कि हम लोगों को इस बार केदारनाथ जाना चाहिए। हाँ बहू, सही कहा तूने। अब हमें भोले बाबा के दर्शन कर ही आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें पहले पास के मंदिरों में जाना चाहिए और बाद में इतनी दूर। और वैसे भी केदारनाथ जाना उम्र दराज लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, बहुत चढ़ाई है ना वहाँ पर। लो भाई राजन, अब तुम्हारी मॉडर्न पत्नी हमें भक्ति का पाठ पढ़ाएगी। जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ कुछ मुश्किल नहीं है। समझाओ अपनी बीवी को। कभी गई हो किसी मंदिर जो बातें बना रही हो? बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे हर हफ्ते मंदिर जाती हो। भाभी आप रहने दो, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाना है। पता चला आप मंदिर गए और भगवान को भी मॉडर्न बना दिया। नीलम को उन लोगों का इस तरह उसे ताने देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसी समय उन्हें जवाब देना चाहती थी, पर उसे पता था कि अभी कुछ भी कहने से सिर्फ कलेश होगा, इसलिए वो सही समय का इंतज़ार करती है। एक दिन राज के ऑफिस के कुछ लोग डिनर पर आते हैं। अब जब डिनर करके सब चले जाते हैं तो एक लड़की रह जाती है। अरे बाकी सब तो चले गए पर तुम रह गई। रात ज़्यादा हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊँ। माँ, मैं अपने दोस्त को घर छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, आराम से जाना। लेकिन तभी नीलम आवाज़ देती है और राज को रोक लेती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए लड़की को छोड़ने जा रहे हैं। अपने मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे और इस लड़की के घर वाले क्या बोलेंगे? ये सब शोभा थोड़ी ना देता है। अरे क्या पागलों वाली बात कर रही है तू? राजन, लगता है तेरी बीवी के दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। सही तो कह रही है। जब नीलम के बॉस रात में छोड़ने आए और उससे नीलम और हमारे परिवार की बेइज्जती हुई थी, तो राज की इस लड़की को छोड़ने जाने से भी तो होगी ना, क्योंकि लड़की तो वो भी है। ये सुनकर राज को एहसास होता है कि उस दिन नीलम को बुरा भला कहना कितना गलत था और वो क्यों किसी लड़की के साथ घर आई थी, पर वो कुछ नहीं बोल पाता और उस लड़की को छोड़ने चला जाता है। अब अगले दिन नीलम और आनंद के अलावा सब किसी न किसी काम से बाहर चले जाते हैं। उसी समय आनंद फिसल कर गिर पड़ता है। ओह बचाओ, मर गया मैं तो। अरे आपको क्या हो गया जीत जी? आइए उठिए। नीलम खुद उन्हें उठाती है, उनकी मरहम पट्टी करती है और सूप बना कर देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस आते हैं। अरे आपको क्या हो गया है? ऐसे कैसे आपको चोट लग गई? मैं फिसल कर गिर पड़ा था। अच्छा हुआ घर में नीलम थी, उसी ने मुझे उठाया, मेरी मरहम पट्टी करी और सूप बना कर दिया। बिल्कुल भाई की तरह ध्यान रखा मेरा। अरे नीलम, ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो मेरे परिवार की नाक कटवा दी। तुमने अपने जेठ को क्यों छुआ? ये तो पाप है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अगर नीलम सही वक्त पे पट्टी नहीं करती तो तेरे भाई को कुछ भी हो सकता था। इस बात में तू कैसे नीलम को डांट सकता है? क्या तुझे अपने भाई की फिक्र नहीं? आपसे मेरे पति को सही सलामत नहीं देखा जा रहा क्या देवर जी? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे आप ही लोग तो उस दिन कह रहे थे ना कि जेठ को नहीं छूना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। अरे गिर गए थे तो गिरा रहने देती, कोई आता तो उठा लेता। इसमें क्या गलत कहा मैंने? आप लोग ही बताओ। ये सुनकर सीमा और कमलावती को समझ में आ जाता है कि राजन क्या कहना चाह रहा है और वो लोग चुप हो जाते हैं। नीलम को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसका पति उसका साथ दे रहा है। अब कुछ समय गुजरता है और एक दिन प्रदीप बीमार पड़ जाता है। उस दौरान जो कोई भी आता है, कमलावती उसके गले लगकर रोती रहती है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? सबके गले क्यों लग रही हो? ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अनजान लोगों को गले नहीं लगना चाहिए। ये हमारे संस्कार नहीं है। अरे ये सब अपने ही तो है और किसी परेशानी में लोगों से ऐसे ही मिला जाता है। इसमें मर्द औरत का भेद नहीं होता। दुख तो कोई भी जता सकता है। अच्छा, पर क्या आपको पता है, ठीक वैसे ही कुछ जगह खुशी भी ऐसे ही जताई जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे उस दिन नीलम सबसे मिल रही थी, वैसे ही आज आप सबसे मिल रही हैं। बस फ़र्क यह है कि ऐसे मिलने के तरीके को आप समझती हो और उसके तरीके को नहीं समझती। वो भी कुछ गलत नहीं था। ये सुनकर जब कमलावती अपने और नीलम के लोगों से मिलने के तरीके पर ध्यान देती है तो उसे समझ में आता है कि राजन सही कह रहा है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था बेटा। तू सही कह रहा है। समाज के अलग अलग तबके में लोग अलग अलग तरह से मिलते हैं,
और उसमें कोई बुराई नहीं है। तभी सीमा वहाँ प्रदीप के लिए काढ़ा बनाकर ले आती है। ये लीजिए पापा जी, ये काढ़ा पी लीजिए। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन आप इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। ला बहू यही दे दे, शायद इसी से कोई फ़ायदा हो जाए। ये काढ़ा भी क्या कोई पीने की चीज़ होती है? इतना कड़वा होता है। ये आप क्यों पी रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब बेटा, मेरी तबीयत खराब है और तबीयत खराब में थोड़ी ना देखा जाता है कि क्या कड़वा है क्या मीठा है। अच्छा, पर ये बात जब उस दिन नीलम आपको समझा रही थी तब तो आपने उसे डांट दिया था। अरे जाने दीजिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बोलने दो। ये शायद उसी का नतीजा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। उस दिन अगर बहू की बात मान ली होती तो इतना नहीं होता। परहेज इलाज से भला होता है, ये बात समझने में मैंने देर लगा दी। मुझे माफ़ कर दे नीलम, मैंने भी तुझे बहुत गलत समझा बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। मुझे भी। अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आप सब मुझसे बड़े हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं तो छोटा हूँ, मैं तो माफ़ी मांग सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। नहीं, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको तो सज़ा मिलेगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से फिर वो लोग कभी भी नीलम के तरीकों को गलत नहीं बोलते, बल्कि उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। नीलम भी अपने सास ससुर के कहे अनुसार चलने की कोशिश करती है और ऐसे वो लोग हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।